गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 की इस 7वीं क्लास में मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे गुड्स के सेल की और सेल्स के इनवॉइसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। टैली ईआरपी 9 के अंतर्गत आज हम इस विषय पर बात करेंगे और बात होगी सेल्स की ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी आज की क्लास में चर्चा होगी और हम अपनी अगली क्लास में भी आपके साथ इन विषय पर बात करेंगे। तो आप हमारी दोनों की दोनों क्लासेस को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब हम बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दों पर आपके साथ बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास गुड्स सेल्स को लेकर के। तो गुड्स जो सोल्ड की है मैंने, उन गुड्स को कैसे हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो गुड्स टर्म है ये क्या है और जो सेल्स टर्म है ये क्या है, क्योंकि आज हमने गुड्स को सेल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि गुड्स किसे कहते हैं और सेल्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले गुड्स पर बात करते हैं। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं जिन्हें मैं अपने व्यापार में बेचने के उद्देश्य से खरीदता हूं। मतलब वे सभी वस्तुएं जिनको मैं खरीद कर लाता हूं बाजार से और इस पर्पस से खरीद कर लाता हूं क्योंकि मुझे वो बेचनी है। जैसा कि हमने आपके साथ पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो ट्रेडिंग एंटिटीज होती हैं वो ट्रेडिंग एंटिटीज सामान को खरीदती हैं और सामान को बेचती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज खरीदती हैं सामान को, उन्हें बनाती हैं और फिर उन्हें बेच देती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब मेरी इंटेंशन किसी सामान को बेचने की है खरीदते वक्त ही, तो वो सामान मेरे लिए गुड्स होगा। वो सामान मेरे लिए गुड्स होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैंने कंप्यूटर परचेज किया अपने टीचिंग प्रोफेशन में, मेरा टीचिंग प्रोफेशन है और मैं कंप्यूटर परचेज करता हूं, तो वो कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स नहीं होगा और एक कंप्यूटर बेचने वाले के लिए कंप्यूटर गुड्स होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जिन वस्तुओं का ऑर्डिनरी कोर्स में बाइंग एंड सेलिंग करता है तो वो सभी सामान उसके लिए गुड्स कहे जाते हैं। तो इस तरीके से गुड्स की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या होती है जी? सेल्स के लिए हमने कहा देखो जी, सेल्स और परचेज ये दो टर्म तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम गुड्स को खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि गुड्स को अगर मैंने खरीदा तो मैं परचेज टर्म यूज करूंगा और गुड्स को अगर मैंने बेचा तो मैं सेल्स टर्म यूज करूंगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि सबसे पहले हमें गुड्स को जानना जरूरी है। गुड्स क्या होंगी? मेरे व्यवसाय में, मेरा जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन में मैं सेवाएं प्रदान करता हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं और अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो कंप्यूटर को खरीदना मेरा बिजनेस नहीं है, कंप्यूटर को बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। तो अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा तो मैं परचेज नहीं बोलूंगा और इस कंप्यूटर को बेचने पर मैं इसे सेल्स भी नहीं बोलूंगा। तो सेल्स कब बोलूंगा? जब मैं गुड्स को बेचूंगा। और आज मेरे बिजनेस में गुड्स क्या है? सर्विस सेक्टर में तो गुड्स कुछ होती ही नहीं है, तो इसलिए सर्विस सेक्टर में जो सर्विसेज होती हैं वही गुड्स होती हैं। जी हां, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आज गुड्स के और सर्विसेज के दोनों टैक्स को एक साथ मिला दिया है और दोनों को मिला करके एक ही टैक्स बनाया है, वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये कहता है मैं गुड्स पर भी लगता हूं और मैं साथ ही साथ सर्विसेज पर भी लगता हूं, और गुड्स के सेल होने पर और सर्विसेज के प्रोवाइड करने पर दोनों पर लगने वाला टैक्स है जीएसटी। तो एक बात बताओ, तो आज सर्विस को भी गुड्स की तरीके से ही ट्रीट कर लिया, क्योंकि मेरे पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है आपको बेचने के लिए, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो सर्विस प्रोवाइड करने के केस में सर्विस ही मेरा गुड्स हो जाएगी और उसके प्रोविजन को ही आपको जब मैं सर्विस दे रहा हूं तो इसी को मैं बोलूंगा मैंने सर्विस सोल्ड की आपको। इसका मतलब तो यह हुआ कि एक ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो गुड्स को परचेज करती है और गुड्स को बेचती है, उस केस में तो गुड्स
उनके लिए हो जाएगा वो फिजिकल आइटम्स जिन्हें वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। कंप्यूटर वाले के लिए कंप्यूटर गुड्स हो जाएगा। लेकिन सर्विस सेक्टर के रूप में, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर, उस केस में उसका जो सर्विसेज होंगी वही उसकी गुड्स मानी जाएंगी। और दोनों पर आज एक ही टैक्स लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी। तो आइए, तो अब मुझे यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है और गुड्स किसे कहते हैं। कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बेचने वाले के लिए कंप्यूटर गुड्स है। स्टेशनरी बेचने वाले के लिए स्टेशनरी गुड्स है, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए स्टेशनरी गुड्स नहीं है। तो इस तरीके से ओके, अब आगे बढ़ें। तो आगे बढ़कर हम जानते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है सेल्स की, जो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपनी क्लास में, तो ये सेल्स की ट्रांजैक्शन कितने तरीके की होती है जी। सेल्स की ट्रांजैक्शन को देखो, मैं बता दूं आपको, मोटे मोटे दो भागों में बटा गया है। पहली होती है कैश सेल्स और दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। जो कैश सेल्स होती है, इसमें मैं माल बेचता हूं और तुरंत के तुरंत पैसा ले लेता हूं। इसे हम क्या बोलते हैं, कैश सेल्स बोलते हैं। जो लाला लोग गल्ले पर बैठे होते हैं, सुबह को दुकान खोलते हैं, खोलते ही उनके पास कस्टमर आता है, उनसे सामान परचेज करता है और परचेज करके पैसे दे देता है। तो वो जो काउंटर पर सेल हो रही है, वो जो काउंटर सेल है, उस सेल को हम लोग बोलेंगे कैश सेल्स। लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो बिजनेस हाउस जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो वो क्रेडिट पर परचेज करते हैं ज्यादातर। तो क्रेडिट पर कैसे परचेज होती हैं, आज ऑर्डर गया, ऑर्डर जाने के बाद में गुड्स मेरे पास में आ रहा है, परचेज कर रहा हूं तो आएगा और सेल कर रहा हूं तो जाएगा। तो हम आज गुड्स को सेल कर रहे हैं किसी पर्सन को। उस पर्सन ने कहा मेरे पास में पैसे नहीं है अभी, मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। क्या मैं उस बंदे को माल ना बेचूं? एक सवाल तो ये है। अगर मैं उसे गुड्स सेल नहीं करता तो कैश के तो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनसे कितनी मैं सेल कर लूंगा। जितने भी बल्क ऑर्डर होते हैं, जितने भी बड़ी डिमांड्स होती हैं, वो सब निकल कर आती हैं क्रेडिट पर, और इंडस्ट्री में क्रेडिट पर ही सामान को बेचा जाता है। और तो इस तरीके से मैं आज जब अपने गुड्स को सेल करने जा रहा हूं, जब मैं अपने गुड्स को बेचने जा रहा हूं, तो उस गुड्स को मैं क्रेडिट पर भी बेच सकता हूं और कैश में भी बेच सकता हूं। तो आज हम यहां पर दोनों ही तरीके की एंट्री को डालना सीखेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो जीएसटी का एलिमेंट है, उस जीएसटी के एलिमेंट को भी डालना सीखेंगे। तो ये बताइए, मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, मैंने गुड्स बेचा कैश में। अब जब मैंने गुड्स कैश में बेचा, तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। अभी हम सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास जो ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रही है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने गुड्स सोल्ड किया है और वो भी कैश के साथ में। तो बताइए अब कौन सा एरिया प्रभावित हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन को कहां पर लिखा जाएगा टैली के अंतर्गत, आप खुद बता सकते हैं। आप जो सेल्स शब्द है वो यूज हो रहा है गुड्स की सेल के लिए, और सेल के लिए मेरे पास में टैली में एक सेपरेट फील्ड दिया गया है, एक सेपरेट की दी गई है। बताइए वो की कौन सी है? उस की का नाम है F8। ये F8 जो है, इसके अंतर्गत मैं सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ा। ध्यान से पढ़ने के बाद में मैंने इसका फंक्शनल एरिया पहचान लिया कि इसे किस फंक्शनल की के द्वारा किस फंक्शनल एरिया में एंट्री को रिकॉर्ड करने जाऊंगा टैली में। मैंने जान लिया। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं और पूछते हैं कि आप कौन कौन से दो लेजर्स को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से दो लेजर अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन से। तो पूछते हैं सबसे पहले गुड्स, क्योंकि गुड्स बेचा गया तो गुड्स का लेजर प्रभावित हो रहा है, और दूसरा लेजर प्रभावित हो रहा है कैश का, दूसरा कैश का लेजर प्रभावित हो रहा है। तो इस तरीके से दो लेजर प्रभावित हो रहे हैं, पहला गुड्स का और दूसरा कैश का। अब
इन लेजर मुझे पता चल गए। अब इनके नेचर का पता करते हैं, इन दोनों अकाउंट का नेचर क्या है। गुड्स का नेचर रियल है और कैश का नेचर भी रियल है। आज दोनों ही अकाउंट रियल है और दोनों रियल ही अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो रियल का गोल्डन रूल क्या था, अब स्टेप नंबर 3 लगाने जाएंगे। तो क्या था गोल्डन रूल, बताएं आप मुझे। रियल का गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इस ट्रांजैक्शन में आ तो रहा है कैश और जा रहा है गुड्स। तो गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में ये दो काम हो रहे हैं। तो अब जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो कैश हो जाएगा डेबिट और गुड्स हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन आपने बताया था जी गुड्स को गुड्स तो लिखते नहीं है, तो फिर क्या लिखते हैं, सेल करते समय सेल्स लिखते हैं गुड्स को और खरीदते समय परचेज लिखते हैं गुड्स को। तो गुड्स के दो नाम याद रख लो, सिर्फ गुड्स के दो नाम, क्योंकि जब भी मैं कंप्यूटर खरीदूंगा तो कंप्यूटर के लिए परचेज और सेल शब्द यूज नहीं करूंगा अगर मेरा बिजनेस कंप्यूटर का नहीं है तो। अगर मेरा बिजनेस कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर को खरीदते समय परचेज शब्द यूज करूंगा, कंप्यूटर को बेचते समय सेल्स शब्द यूज करूंगा। लेकिन आज मेरा बिजनेस कंप्यूटर का नहीं है, आज मेरा सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं और सर्विसेज का बिजनेस है। आज मेरा बिजनेस कुछ और है, मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूं, कंप्यूटर का व्यापारी नहीं हूं। तो मैं कंप्यूटर को खरीदते वक्त परचेज शब्द यूज नहीं करूंगा और बेचते सब वक्त सेल्स टर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि आज मैंने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स के केस में ही सेल और परचेज टर्म का यूज किया जाएगा। बस इस बात को अच्छे से समझ लेना। तो हम आज यहां पर क्या लगाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री मेरी निकलकर तैयार होगी उस केस में जब मैंने अपने तीनों स्टेप्स फॉलो किए। पहले स्टेप में मैंने ट्रांजैक्शन को पढ़ा और उसके फंक्शनल एरिया को पहचाना। दूसरे स्टेप में मैंने उसके अकाउंट्स निकाले और उनके नेचर जाने और तीसरे स्टेप में मैंने उसमें गोल्डन रूल्स लगा दिया। तो मेरी कैश की सेल्स की एंट्री बनकर तैयार हो गई। आइए इस एंट्री को अगर हम अपनी टैली पर चढ़ाने जाएं तो टैली पर हम इस एंट्री को कैसे चढ़ाते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं और फिर क्रेडिट वाली एंट्री को हम अपने टैली पर कैसे चढ़ाएंगे एक बार उसको भी देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं टैली पर पहुंचते हैं। तो टैली पर पहुंचने के लिए हमें वही अपना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टैली आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और जब हम टैली आइकन पर डबल क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पर। तो गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद में अपनी डिजायर्ड कंपनी का हमें चुनाव करना होगा और जो हमारी डिजायर्ड कंपनी है जिसके अंतर्गत हमें ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो जब हमें वो मिल जाएगा, जैसे ही हमें वो मिलेगा तो हम उसमें अपनी एंट्रीज करनी शुरू कर देंगे। गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच गए हैं और गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद में आज हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। ये सेल्स की ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के हम लोग F8 की प्रेस करेंगे और जैसे ही हम F8 की प्रेस करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे सेल्स वाले फील्ड पर जहां पर हमें सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब चाहे मुझे कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी हो, चाहे मुझे क्रेडिट उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी हो, मैं दोनों ही ट्रांजैक्शन यहाँ सेल्स वाले फील्ड में रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन ध्यान देना सेल्स के फील्ड में सिर्फ मैं गुड्स सेल को रिकॉर्ड करूँगा। अगर मैंने अपनी कोई एसेट बेच दी तो उस एसेट को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो चलिए अब मेरे सामने जो इस समय व्यू है ये सिंगल एंट्री व्यू है, इसको हम पहले डबल एंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग एंट्री को डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से बनाना सीख सकें। यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल वी करके हम डिस्प्ले चेंज कर गए हैं जहाँ पर हम अब डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से इस एंट्री को बनाना सीखेंगे। चलिए डेट डाल देते हैं। डेट डालते हैं आज 6/4/2020 और 6/4/2020 में हम लोग एंट्री बना रहे हैं। अब
रेफरेंस नंबर, अगर आप कोई रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं तो चलिए रेफरेंस नंबर दे देते हैं 1, और उसके बाद में आज सेल्स की एंट्री बनाते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास में? ट्रांजैक्शन वही गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने माल बेचा वो भी कैश में। तो चलिए डेबिट किसे होना चाहिए? क्या आ रहा था, क्या जा रहा था? अभी अभी हमने बताया कैश को डेबिट होना चाहिए क्योंकि कैश आ रहा है, और गुड्स को क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, और जाते समय गुड्स को हम सेल्स बोलते हैं, इसलिए आज हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डेबिट करते हैं कैश को, और कैश को जैसे ही मैंने डेबिट किया उसने बायर का नेम पूछा। बायर का नेम आज मुझे नहीं पता, काउंटर पर आया था मेरे, कैश दे करके माल परचेज करके ले गया, तो कैश है बायर का नाम, एड्रेस मुझे नहीं पता। और इस तरह से कैश के ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट बायर जो होते हैं वो अननोन होते हैं। उधार के केस में ही हम उनके एड्रेस, उनके GST इन सब का पता करते हैं। तो चलिए कैश, उसके बाद हमने 15,000 रुपये का माल बेच दिया कैश में। अब सेल के लिए देखिए मेरे पास में लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में एक 5% सेल्स का लेज़र बना आ रहा है और एक लेज़र बना आ रहा है सेल्स अकाउंट का। ये लेज़र हमने बनाने सीखे थे जब हमने आपको P&L के ग्रुप बनाने बताए थे, P&L के लेज़र सिखाए थे। तो आज हम चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 5% सेल्स का। लेट्स सपोज ये जो सेल्स थी मेरी वो 5% GST सेल ही थी, लेकिन चूंकि अभी हम GST का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो अभी हम सेल्स अकाउंट का नाम लिखेंगे सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये से। और इस इनवॉइस का नंबर क्या था, वो इनवॉइस का नंबर मैं यहाँ दे दूँगा। इनवॉइस नंबर लेट्स सपोज 1 था मेरा इनवॉइस नंबर, और मैंने ये इनवॉइस नंबर डाल दिया। तो हमने देखा डेबिट करना है हमें कैश को और क्रेडिट करना है हमें सेल्स को, जब हम GST की एंट्री अभी नहीं बना रहे हैं। वैसे तो आज प्रेजेंट टाइम में सेल्स की एंट्री हो या परचेज की एंट्री हो, दोनों ही एंट्री में आज GST का जिक्र आना जरूरी हो गया है। तो अभी हम थोड़े समय बाद GST की एंट्री भी डालना सीख लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 5 अप्रैल 2020। अब मेरा करंट पीरियड क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। अब ये मैसेज मेरे सिस्टम पर डिस्प्ले हुआ है, डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। तो आइए एक बार बाहर चलते हैं और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पर भी बात करते हैं। अगर मुझे अपनी कंपनी की डेट पता करनी है तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर जाऊंगा और वहां Alt F2 करूंगा, और यहां मैं देखूंगा मेरा पीरियड क्या था। मेरा पीरियड चेंज पीरियड 1/4/2019 से 31/3/2020 दिया गया है। तो Alt F2 पीरियड चेंज करने के लिए है और F2 डेट चेंज करने के लिए है। तो आज हम Alt F2 से 1/4/2020 से स्टार्ट करेंगे और 31/3/2021 तक हम लोग चलने वाले हैं। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें मुझे ये एंट्री डालनी है, और दोबारा से अब मैं उस एंट्री को डालूंगा। सेल्स के अंतर्गत मैं जाऊंगा और यहाँ जा कर के मैं कैश को डेबिट करूंगा। कैश को डेबिट करूंगा 15,000 से, और क्रेडिट करूंगा किसको? 5% GST को नहीं बल्कि सेल्स को, और मैं बिल नंबर डालूंगा 1, और इस तरीके से मैं इस एंट्री को बना लूँगा। तो आपने देखा कितना आसान है सेल्स की एंट्री को चढ़ाना, लेकिन अभी हम सेल्स के एक बहुत छोटे से पार्ट पर काम कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि जो अगर मैंने उधार माल बेचा है तो उस एंट्री को मैं कैसे चढ़ाता हूँ। चलिए एक दूसरी ट्रांजैक्शन लेते हैं गुड सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा। अब जब मैंने राम को माल बेचूंगा, राम नहीं लेते क्योंकि राम से कल भी हमने काफ़ी एंट्रीज की थी, तो हम राम का नाम नहीं लेते, हम कोई और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं XY एंड कंपनी। तो XY एंड कंपनी से को मैं माल बेच रहा हूं। अब XY एंड कंपनी को मैं गुड सोल्ड करूंगा। तो चलिए डेट डालते हैं, F2 से हम डेट डालने जाएंगे और इसकी डेट डाल देते हैं 15 अप्रैल। XY एंड कंपनी को माल पर सेल करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? हम यहां से ढूंढेंगे XY एंड कंपनी को हमें डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि आज पाने वाला कौन है?
एक्स वाई एंड कंपनी। एक्स वाई एंड कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट उस केस में डेबिट होता है जब वो रिसीव कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने गुड्स कैश में बेचा है तो कैश को डेबिट करूंगा और अगर मैंने उधार बेचा है तो पार्टी को डेबिट करूंगा। बस ध्यान रखना है, सेल्स के केस में अगर मैंने गुड्स कैश में बेचा है तो मैं कैश को डेबिट करूंगा और अगर मैंने पार्टी को बेचा है, उधार बेचा है, तो पार्टी को डेबिट किया जाएगा। आज पार्टी को डेबिट किया जाएगा। अकाउंट मेरे पास में है नहीं, राम का लेज़र बना हुआ था इसलिए मैंने राम को माल बेचने की एंट्री नहीं बनवाई। तो एक्स वाई एंड कंपनी का लेज़र बनाते हैं और यहीं से बनाते हैं। ऑल्ट सी करके चलते हैं। ऑल्ट सी करके हम एक लेज़र बनाते हैं एक्स वाई एंड कंपनी, एक्स वाई एंड कंपनी। और अब ये जो एक्स वाई एंड कंपनी है ये किस ग्रुप का पार्ट होगी? याद करो, हम लोगों ने आपको बताया है कि वे लोग जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, वो लोग हमेशा सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक्स वाई एंड कंपनी मेरी सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत आ जाएगी। सन्ड्री डेटर्स ये कैसे आता है? जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करता हूं तो वो सिलेक्ट करके वहां से मुझे वो पर्टिकुलर ग्रुप निकाल कर दे देता है। तो आइए, तो ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर आ जाएगी। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल करना चाहते हो तो यस कर दो, और अभी बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन नहीं करना चाहते तो नो रखो। उसके बाद में इन्वेंट्री अफेक्ट होगी या नहीं होगी? एक्स वाई एंड कंपनी से तो नहीं होगी, हाँ सेल्स के लेजर से जरूर होगी, तो वहाँ पर यस होगा, यहाँ पर नो रहेगा। एक्स वाई एंड कंपनी, उसका एड्रेस डालना है, उसका पैन नंबर डालना है, उसका GSTN डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। हम आपको अभी ये सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं कैसे एक पार्टी को सेल करके उसका इनवॉइस प्रिंट किया जाएगा, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके हमारे साथ इन सब चीज़ों को सीखते चलिए। एक्स वाई एंड कंपनी, तो ये सब करने के बाद अब इसको हमने गुड सोल्ड किया 16,000 का, 16,000 का मैंने इसे गुड सोल्ड कर दिया। और क्रेडिट क्या होगा? वही मेरा सेल्स अकाउंट, क्योंकि अभी मैं GST की एंट्री नहीं बना रहा हूँ, तो सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और फिर से बिल नंबर, और ये किसको सेल किया? बिल नंबर 2 के अगेंस्ट सेल किया, बिल नंबर 2, क्योंकि 1 तो हमने दे दिया था कैश सेल को और 2 दे दिया यहाँ। जी हाँ, जो मेरे सेल्स के इनवॉइस होते हैं वो क्रोनोलॉजिकली, मतलब क्रमानुसार बढ़ते हुए होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आज मैंने 1 नंबर बिल 1 को दिया और कल को 2 नंबर बिल मैंने पिछली डेट में काट दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बिल भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये सीक्वेंस में होने चाहिए, कोई भी बिल बीच में मिस नहीं होना चाहिए। खैर, ये हमने एंट्री बना दी और इस एंट्री को बनाने के बाद में इसे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से सेल्स की मैंने 2 एंट्रियां तैयार कर दी। अब आपके सामने सवाल उठता है, आप कहते हो जी ये एंट्रियां तो हम बना लेते हैं, लेकिन इन एंट्रीज को डिस्प्ले कहाँ किया जाता है, कहाँ दिखती हैं मेरी ये बनी हुई एंट्रियां? तो आओ चलो एक बार चलते हैं और ढूंढते हैं ये जो एंट्री हमने कल भी बनाई, आज भी बनाई, ये एंट्रियां हमारी कहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए चलते हैं इन एंट्रीज को ढूंढने। गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर रिपोर्ट सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन है डिस्प्ले, एक ऑप्शन है डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डे बुक। इस डे बुक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स वाई एंड कंपनी की एक एंट्री तो मुझे दिख रही है, बाकियों को अगर मुझे देखना है तो पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। और पीरियड सिलेक्ट करने के लिए अभी मैंने क्या बताया था? Alt F2 से हम सिलेक्ट पीरियड करते हैं और सिलेक्ट पीरियड करके यहाँ पर अगर आपको ये रेंज कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की लेनी है तो आप स्पेस दबाइएगा, एंटर मारिएगा, स्पेस दबाइएगा, फिर एंटर मारिएगा और आपकी एंटायर रेंज आ जाएगी। वरना आप जितनी रेंज की एंट्रियां देखना चाहते हैं वो पीरियड वहां टाइप कर देना, तो आपकी वो रेंज आ जाएगी। इस तरीके से देखिए कल और आज में जो हमने एंट्रियां बनाई हैं वो सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये एक्स वाई एंड कंपनी को माल बेचा 16,000 का, तो वो यहाँ आ गया। राम को हमने पहले किसी क्लास में माल बेचा था तो वो दिखाई दे रहा है। तो डिस्प्ले से जा करके हम अपनी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। खैर, ये बात हमने जान ली।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेल्स में। सेल्स में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि जीएसटी को जब हम शामिल करेंगे, जीएसटी को जब हम अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन में शामिल करेंगे तो जीएसटी को अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन में कैसे शामिल किया जाएगा। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला आज एक कलेक्टिव टैक्स है। एक जमाने में गुड्स के लिए वैट लगा करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, और सर्विसेज के लिए लगता था सर्विस टैक्स। लेकिन कुछ समय पहले गुड्स के वैट को और सर्विसेज के सर्विस टैक्स को एक साथ जोड़ दिया गया और जोड़ करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी होता है गुड्स के सेल करने पर और सर्विस के प्रोविजन पर, जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे रेट्स यहां दिए गए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे आपको रेट दिए गए हैं वो 5 रेट हैं। कौन कौन से 5 रेट हैं? आपको 0% की कुछ गुड्स मिलेंगी जिन पर 0% के रेट से जीएसटी चार्ज होता है, कुछ गुड्स मिलेंगी 5% के रेट की, कुछ 12%, कुछ 18% और कुछ 28%। इस तरीके से 5 रेट है मेजर जिन पर गुड्स की सेल और परचेज हमें यहां पर करनी होगी। तो ये जो 0% वाले गुड्स हैं, ये वो गुड्स हैं जो बड़े नेसेसरी आइटम्स हैं, जो जिनमें गेहूं आता है, जिनमें और भी कई सारे जरूरी आइटम्स आते हैं, वो सब 0% के रेट पर आते हैं। खैर, इन सब पर डिटेल्ड में चर्चा तो हमारी जीएसटी क्लासेस हैं, आप वहां पर उन क्लासेस को ज्वाइन करें और जीएसटी का एंटायर कोर्स वहां भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको जो वर्किंग नॉलेज है जीएसटी की वो आपको करा रहे हैं, जो जरूरी है मेरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए, हम कहते हैं जीएसटी के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो सेल्स की जो भी एंट्री बनेगी उसमें सेल्स की अमाउंट प्लस में जितने भी रेट का जीएसटी होगा वो जीएसटी लगाया जाएगा। लेट सपोज मेरी जो कमोडिटी है, मेरी जो गुड्स है, उस पर 12% के रेट का जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो आज मेरी उस गुड्स में 12% के रेट का जीएसटी लगाया जाएगा। मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा तो उसके ऊपर 12% जीएसटी 1200 रुपए और लगाया जाएगा। और आज मैं क्लाइंट को डेबिट करूंगा, आज मैं कस्टमर को डेबिट करूंगा, आज मैं डेटर्स को डेबिट करूंगा 10,000 से नहीं बल्कि 11,200 रुपए से, 11,200 रुपए से डेबिट करूंगा। 1200 रुपए का मेरा जीएसटी भी उसके अंदर शामिल हो गया। तो इस तरीके से मेरा जो डेटर है वो 11,200 रुपए से डेबिट होगा और मेरी सेल जो होगी वो 10,000 रुपए की होगी और 1200 रुपए का मेरा जीएसटी पेएबल हो जाएगा। अब ये जीएसटी लेता कौन है? इस जीएसटी को लेने के लिए हमारे यहां 2 अथॉरिटी हैं। एक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा आज दोनों ही जीएसटी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और दोनों को आधा आधा रखा गया है। तो ये कैसे आधे आधे रखे गए हैं और कैसे हमारी जीएसटी की ट्रांजैक्शन को हम अपने इस टैली में रिकॉर्ड करने वाले हैं, इन सब पर डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में। क्योंकि कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी का क्या स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को कैसे लगाया गया है मेरी टैली में भी और मेरी सेल्स की हर एक ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम दे रहे हैं। कल आपसे जीएसटी की ट्रीटमेंट के साथ सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, इन सब मुद्दों पर हम अपनी कल की क्लास में फिर चर्चा करेंगे।